मैंने सपना देखा कि मैं सड़क के किनारे मरा पड़ा हूँ। मैं कहाँ था, उस जगह कैसे आया और मरा कैसे। ये सब एक रहस्य था, एक राज था। जिस समय मुझे पता चला कि मैं मर गया हूँ, तभी से मेरा शव वहाँ पड़ा हुआ था। मैंने चिड़िया की आवाज़ सुनी और फिर कौओं की काँव काँव। हवा एकदम ताज़ा थी, हालांकि उसमें मिट्टी की तीखी गंध समाई हुई थी। सवेरा होने वाला था। मैंने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन मेरी पलकें हिल नहीं पाई, मानो वे वहां हो ही नहीं। मैंने हाथ ऊपर उठाने की कोशिश की और फिर वही हाल। मैंने अपने दिल में भय की एक टीस महसूस की। जब मैं जिंदा था तो ये सोचकर मुझे काफ़ी मज़ा आता था कि अगर आदमी की मौत केवल इस संवेदी तंत्र को लकवा मार जाना है, जिस तरह से लोकतंत्र को फाजीवाद मार जाता है, जबकि उसकी संवेदनाएं कायम रहें, तो ये पूरी तरह मर जाने से कहीं अधिक खतरनाक होगा। कौन कह सकता था कि मेरी भविष्यवाणी सच हो जाएगी, या फिर इस सच्चाई का स्वाद मुझे खुद ही चखने को मिलेगा। मैंने कदमों की आहट सुनी। शायद कोई पास से गुजर रहा था। किसी एक पहिए वाले ठेले ने मेरे सर के पीछे से धक्का मारा। उसका भार शायद काफी अधिक था, क्योंकि उसकी चरचराहट और किरकिराहट मेरी नाड़ियों में बेचैनी पैदा कर रही थी और मेरी दांत किरकिराने लगे। फिर हर चीज मुझे लाल लाल लगने लगी। जरूर सूरज उग गया होगा। निश्चय ही मैं पूरब की ओर मुंह किए था, हालांकि इसके कोई मायने नहीं थे। अब इंसानी आवाज़ों की बड़बड़ाहट, उत्सुक दर्शक, उनके कदमों ने धूल का बादल उड़ाया जो सीधे मेरे नाक में घुसने लगा और मुझे छींकने की इच्छा हुई। मैं छींक पाने में असमर्थ था, हालांकि मुझे बहुत मन कर रहा था। फिर तो ढेर सारे कदमों की चाप सुनाई देने लगी। सबके सब मेरी बगल में आकर खड़े हो गए और फुसफुसाहट बढ़ने लगी। बहुत बड़ा मजमा लग गया। अचानक मैंने ये महसूस किया कि जरा सुने तो सही, ये मेरे बारे में क्या क्या अच्छा अच्छा कहते हैं। लेकिन ठीक उसी समय मुझे याद आ गया कि कैसे मैं अपने जीवन काल में अक्सर कहा करता था कि आलोचना से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। शायद मैं जो कहता था उसे समझता नहीं था। जैसे ही मैं मरा, मैंने अपने आप को ही धोखा दे दिया। लेकिन भले ही मैं उनकी बातें सुनता रहा, मैं किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि कोई भी इससे अधिक टिप्पणी नहीं कर रहा था। ये तो मर गया, मर गया। अरे कौन है ये इंसान? मेरे प्यारे, ये तो बहुत बुरा हुआ। पता नहीं बेचारा कौन है। मुझे खुशी हुई कि इनमें से कोई भी आवाज़ मेरी जानी पहचानी नहीं थी, वरना इनमें से कोई मेरे लिए शोक मनाता तो कोई खुश होता। किसी के लिए भोजन के बाद की जाने वाली गपशप का मसाला मिल जाता और उसका कीमती समय बर्बाद होता, और ये सभी बातें मुझे बहुत खराब लगती। अब चूंकि किसी ने मुझे देखा नहीं था, इसलिए कोई प्रभावित नहीं होगा। चलो अच्छा ही है, आखिर मैंने किसी का कोई नुकसान भी तो नहीं किया, है ना? लेकिन तभी ऐसा लगा कि ये चींटी मेरी पीठ पर रेंगने लगी और मुझे खुजली होने लगी। क्योंकि मैं हिलडुल नहीं सकता था, मुझे इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय नजर नहीं आया। आमतौर पर तो मेरी करबड़ बदलने से ही वो भाग जाती। अब एक दूसरी चींटी आकर मेरी झांग पर रेंगने लगी। हालत बद से बदतर होते गए। मेरे कानों में भनभनाहट हुई और एक मक्खी आकर मेरे गाल पर बैठ गई। वो आगे बढ़ी और मेरी नाक पर बैठ गई।
अरे मैं कोई विख्यात आदमी नहीं हूं महोदया, मैंने कातर भाव से सोचा। आपके गपशप वाले कॉलम में लिखने के लिए मुझसे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। लेकिन मैं बोल नहीं पाया। वो नाक के छोर से नीचे उतरी और अपनी चिपचिपी जीभ से मेरे होंठों को चूमने लगी। मैंने सोचा कि कहीं ये प्यार का इजहार तो नहीं। कुछ और मक्खियां मेरे शरीर पर आकर जमा हो गईं। इनके एक एक कदम रेंगने से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। अब तो सारी हदें पार होती जा रही थी। अचानक हवा का एक झोंका आया। किसी चीज ने मुझे अपने ऊपर तक ढक लिया और वो सारी की सारी उड़ गईं। मैंने सुना कि वो मक्खियां उड़ते उड़ते कहती हुई जा रही थी कि कितना दयनीय है बेचारा। मैं क्रोध से मरने मरने को हो गया। मुझे तब होश आया जब अचानक लकड़ी की कोई चीज धप से आकर जमीन पर गिरी और जमीन को हिला गई। मैं अपने ललाट पर पुआल की चटाई से बने निशान महसूस कर सकता था। फिर चटाई हटाई गई और तत्काल मैंने फिर से सूरज की चिलचिलाती धूप महसूस की। ये यहां पर क्यों मरा, मैंने किसी को कहते हुए सुना। आवाज इतने करीब से आ रही थी कि बोलने वाला मेरे ऊपर जरूर झुका हुआ होगा। लेकिन कोई आदमी आखिर कहां मरे। मैं अक्सर सोचा करता था कि कोई आदमी ये भले ही ना चुन पाया हो कि इस धरती पर कहां रहे। कर्जे के बोझ तले जिया नहीं जाता। यह धरती जिस पर उसने कभी अपने पेट की भूख शांत की हो, वो उसकी कभी बन नहीं पाएगी। वो उससे छिन जाएगी उस कर्जे के बोझ तले। किस तरह से जिए। लेकिन कम से कम ये तो चुन ही सकता है ना कि वो जहां जहां उसका मन करे वो वहां जाके मरे। अब मैंने जाना कि ऐसा है नहीं और सबको खुश रखना संभव नहीं है। कितनी कितनी दयनीय स्थिति है, कितनी बुरी स्थिति है कि मेरे पास कलम और कागज नहीं है। लेकिन अगर होता भी तो मैं लिख नहीं पाता, और लिख भी पाता तो इस रचना को कहीं छपवा नहीं पाता। फिर तो इसे ऐसे ही गुजर जाने दें। कुछ लोग मुझे उठाकर ले जाने के लिए आए, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो कौन थे। म्यान के टकराने की आवाज़ से मैंने अंदाज़ा लगाया कि यहाँ भी पुलिस है। इस जगह जहाँ मुझे मरना नहीं चाहिए था। मुझे कई बार उल्टा पुल्टा किया गया। मैंने खुद को उठाए जाते और वापस रखे जाते महसूस किया। फिर एक ढक्कन बंद किए जाने और कील ठोंकने की आवाज़ सुनाई दी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने सिर्फ 2 ही कीलें ठोकी। क्या वे ताबूत में हमेशा सिर्फ 2 ही कीलें इस्तेमाल करते हैं? इस समय मैं 6 दीवारों के भीतर से दस्तक देता रहूंगा। मैं एक कुएं में जकड़ दिया गया हूं। सचमुच ये अंत है। मेरे साथ यही सब होना था। यहां तो दम घोटू माहौल है, मैंने सोचा। सच तो ये है कि मैं पहले से कहीं अधिक शांत था, लेकिन मैं तय नहीं कर सकता था कि अभी मुझे दफनाया गया या नहीं। मेरा हाथ पुआल की चटाई से छू गया और मुझे महसूस हुआ कि इस तरह का कफन कोई खास बुरा नहीं है। मुझे दुख था तो इस बात का कि मेरे लिए दान स्वरूप किसने इतनी कीमत अदा की होगी। लेकिन लानत है उन कमबख्तों को जिन्होंने मुझे ताबूत के अंदर डाला। मेरी कमीज का एक कोना मेरी पीठ के नीचे दबा हुआ है, लेकिन मेरे लिए उन लोगों ने इतना भी नहीं किया कि उसे खींचकर सीधा कर दें, और अब ये बहुत ही असुविधाजनक रूप से मुझसे चिपका हुआ है। क्या समझती हो कि जो मरा हुआ आदमी इतनी लापरवाही से किए गए तुम्हारे काम को महसूस ही नहीं कर पाएगा? लगता है कि मेरे शरीर का वजन जब मैं जिंदा था उससे कहीं ज़्यादा भारी हो गया है।
इसलिए तो मेरी दबी हुई कमीज से मुझे आमतौर पर जितनी असुविधा होती उससे कहीं ज़्यादा महसूस हो रही है। फिर भी मैंने सोचा कि या तो जल्दी ही मुझे इसका आदी हो जाना चाहिए या जल्दी ही सड़गल जाना चाहिए, ताकि मुझे इससे ज़्यादा परेशानी ना उठानी पड़े। इस बीच मैं शांतिपूर्वक प्राणायाम की मुद्रा में पड़ा रहा। आप कैसे हैं महाशय? आप मर गए? आवाज काफी जानी पहचानी हुई थी। जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि एक लड़का जो पास के स्टोर में काम करता था वो खड़ा है। मैंने पिछले 20 सालों में उसे देखा नहीं था, लेकिन वो बिल्कुल पहले जैसा ही था। मैंने अपने ताबूत की दीवार की जांच की। सचमुच वो बहुत गंदी और बहुत भद्दी थी, बिना पॉलिश किए हुए थी, और उसके किनारे भी बहुत खुरदुरे थे। इस ताबूत की परवाह ना करें महोदय, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने गहरे नीले रंग के कपड़े में बंधे एक पुलिंदे को खोलते हुए कहा, यह है आपके लिए कुछ रचनाएं, कुछ टिप्पणियां, कुछ संस्करण, और इसके हाशिए का रंग लाल है। इसे रख लीजिए। और ये। मैंने हैरानी से अचरज भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। अरे पागल हो क्या? मैंने पूछा। देख नहीं रहे हो मैं यहाँ कैसी हालत में हूँ? अब इन संस्करणों का मैं यहाँ क्या करूँगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चिंता ना करें। मैंने कूदते हुए अपनी आंखें मूंद ली। कुछ देर तक वहां कोई आवाज नहीं हुई। निसंदेह वो चला गया होगा, लेकिन ऐसा लगा कि एक दूसरी चींटी मेरी गर्दन पर रेंगने लगी और अंत में मेरे चेहरे पर चली आई, जहां वो मेरी आंखों के चारों ओर घूमने लगी। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कोई आदमी मौत के बाद भी अपने विचारों को बदल सकता है। अचानक किसी शक्ति ने मेरे दिल की शांति हर ली और मेरी आंखों के आगे कई सपने तैरने लगे। कुछ दोस्तों ने हमें खुश रहने की शुभकामनाएं दी थी। कुछ दुश्मनों की चाहत थी कि मैं मिट जाऊं। फिर भी ना तो मैं खुश ही रहा और ना ही मिट पाया, बल्कि दीनहीन अवस्था में जीता रहा, दोस्तों और दुश्मनों की उम्मीदें पूरी किए बगैर। और अब मैं एक गायब होती परछाई की तरह मर गया और मेरे दुश्मनों को इसका पता भी नहीं चला कि उनकी थोड़ी सी खुशी, उस खुशी को भी मैं दे पाऊं। हालांकि इसमें मेरा कुछ नहीं जाता। मैंने उल्लासपूर्वक रोना चाहा। ये मेरी मौत के बाद पहले आंसू होते। आखिरकार आंसू नहीं आए। मेरी आंखों के आगे एक चमक कौंध गई और मैं उठकर बैठ गया।